हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खेल रहे होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, वो है काइनेमेटिक्स का। ओके, काइनेमेटिक्स में मेरा यूनिवर्सिटी में या कोई यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और किस पैटर्न से आते हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर को। देखें, अगर काइनेमेटिक्स चैप्टर की हम बात करें तो स्टार्ट हम किससे करते हैं? डिस्टेंस से, फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं काइनेमेटिक्स में। फिर उसके बाद चैप्टर आ जाता है डायनेमिक्स का। फिर डायनेमिक्स में हम फोर्स, प्रेशर, ठीक है, बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो हम किस में यूज़ करते हैं? डायनेमिक्स में यूज़ करते हैं। ओके, देखें सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस सिंपली लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो किया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ओके, उसके अलावा अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लॉन्गेस्ट पाथ होगा तो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा डिस्टेंस जो है कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव भी आप लिख दें कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और जीरो नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस जीरो नहीं होता किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में और नेगेटिव भी नहीं होता। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट जो है ये जीरो हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर नॉर्थ में जा रहा है और 10 मीटर साउथ में जा रहा है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे से अपोजिट होते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा? 0 मीटर। तो इट मींस इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जो है ये 0 नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, उसके अलावा ये वही चीज स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट है ना, डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। अगर हम इसके सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर। ओके, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर। अगर हम डिस्टेंस की डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले देखिए, ये जो डायमेंशन वर्ड है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डायमेंशन शोज द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी नेचर शो करती है डायमेंशन, है ना। तो डायमेंशन हम यूनिट से ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मीटर है तो मीटर के लिए हम एल यूज करते हैं। अगर मास होगा तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? मास के लिए हम डायमेंशन एम यूज करते हैं। अगर टाइम होगा तो उसके लिए टी यूज करते हैं। अगर लेंथ होगा उसके लिए एल यूज करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हम इनकी डायमेंशंस लेते हैं। तो डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी एल होती है क्योंकि दोनों का क्या यूनिट सेम है। अगर किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट सेम होते हैं तो उनकी डायमेंशन भी हमेशा क्या होती है? सेम होती है। ये सारी चीजें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते जाएंगे, कौन से फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है, उसके यूनिट क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद देखें एक इंपॉर्टेंट चीज दो यहाँ पर डेफिनेशन रहते हैं, एक होती है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी। सो स्पीड क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके अलावा स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी का यूनिट अगेन सेम ही होता है मीटर पर सेकंड। अगर दोनों का यूनिट सेम है तो दोनों की डायमेंशन भी सेम बनेगी। स्पीड की डायमेंशन होती है एल टी इनवर्स और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी इनवर्स। और कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है m0 एल टी इनवर्स, ऐसे भी लिखा होता है m0 एल टी इनवर्स। तो ये भी किसकी डायमेंशन है? स्पीड की ही डायमेंशन है। सिंपल है। ओके, तो m0 मींस m नहीं है, इसका सिंपल मकसद है। ओके, उसके अलावा अगर हम आ जाए एक्सेलरेशन पर, यहाँ पर इसके टाइप्स भी होते हैं कि वेलोसिटी का टाइप, वेलोसिटी के कौन से टाइप्स होते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, उसके अलावा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीजें। वेरिएबल वेलोसिटी हम कैसे कहते हैं? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे तो वेरिएबल वेलोसिटी। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ही कवर करे तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हम किसी भी यूनिट टाइम पर कोई भी क्या फाइंड करनी हो, वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा ये इसके टाइप्स में आ जाती है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीजें। उसके अलावा इसकी एक मेन डेफिनेशन है कि स्पीड इज आल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं क्योंकि स्पीड वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो स्पीड के यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक होती है वेलोसिटी स्पीड पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर मतलब क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है ना, एक तो स्पीड पर, दूसरा डायरेक्शन पर। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो इसका मकसद ही नहीं कि वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। जैसे अगर हम ये बात करें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इट मींस उसमें वेलोसिटी होगी।
तो ये सिंपल चीजें हैं। उसके अलावा अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। अगर इसका सीजीएस यूनिट देखें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके अलावा एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या बनेगी, एल टी पावर -2। एल टी पावर यानी एक्सेलरेशन का अगर फार्मुला देखेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अगर हम फार्मुला देखेंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर स्पीड का फार्मुला देखेंगे तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फार्मुले होते हैं इनके। ओके, तो एक्सेलरेशन किसकी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ गई, एल टी पावर -2। अगेन एक्सेलरेशन के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है रिटार्डेशन या हमसे कहते हैं डिसलेरेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है तो उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जाती है ना, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जाएगी उसे हम कहते हैं डिसलेरेशन या रिटार्डेशन। उसके अलावा अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी तो उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब एक्सेलरेशन क्या है कि जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन जीरो होगी, है ना। अगर वेलोसिटी डज नॉट चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर वेलोसिटी चेंज होगी या वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इट मींस एक्सेलरेशन हमेशा जनरेट होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी ये डायमेंशन आपको आनी चाहिए, एल टी पावर -2 ये डायमेंशन है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके एमसीक्यूज की बात करें तो इसका फर्स्ट नंबर जो एमसीक्यूज है वो है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, है ना। स्लोप मींस अगेन वही चेंज, स्लोप हम डेरिवेटिव से ही ये कॉन्सेप्ट लेते हैं। स्लोप मींस चेंज, तो मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, अगर हम ये ग्राफ शो करें, यहां पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर अगर हम डिस्टेंस को प्लॉट करें तो डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। अगर यहां पर हो जाता स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो फिर वेलोसिटी, अगर यहां पर होता स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट होते हैं बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें। उसके अलावा नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डिसलेरेशन कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डिसलेरेशन कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद होनी चाहिए आपको। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन या डिसलेरेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन क्या होती जा रही हो, डिक्रीज होती जा रही हो। ठीक है, तो एक यहाँ पर सी ऑप्शन में लिखा है जर्क। जर्क हम किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जर्क। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपने पास लिख लें। तो एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन डेफिनेशन याद होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है वो है विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज करेक्ट। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो करेक्ट है। अब देखें यहाँ पर ए ऑप्शन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं vf इक्वल्स टू vi प्लस एटी। यानी ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस पे से क्वेश्चन जरूरी आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इस पे। ओके, तो vf इक्वल्स टू vi प्लस एटी, ये तो करेक्ट ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ओके, उसके अलावा सी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तीन इक्वेशंस होती है ना इक्वेशंस ऑफ मोशन की, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, मैंने आपको अभी बताया ना कॉन्सेप्ट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इट मींस वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही तो एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन है जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। एक्सेलरेशन डिपेंड ही वेलोसिटी पे कर रही है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ओके, उसके अलावा देखें क्वेश्चन नंबर 5, इफ कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है इन सर्कुलर पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ में, इस तरीके में सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रही है, इट्स एक्सेलरेशन इज, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन है ना। एक तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ में मूव करता है तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है यानी रोटेशनल पाथ में मूव करता है, उसमें एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर ये थोड़ा हम नोट कर लेना तो ये चैप्टर काइनेमेटिक्स का स्ट्रेट पाथ रेक्टिलिनियर मोशन है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर ये चीज नोट करेंगे कि अगर कार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है इन सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। अगर यहाँ से ये होगा तो फिर इसका डायरेक्शन यू हो जाएगा, फिर इसका डायरेक्शन यू होगा, फिर इसका डायरेक्शन यू, मतलब हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो इट मींस वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो इट मींस एक्सेलरेशन उसमें होगी, तो एक्सेलरेशन तो है। ठीक है, तो अब ये सिंपल चीज है कि उसमें एक्सेलरेशन कौन सी होगी, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, रोटेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी या लीनियर एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो एक्सेलरेशन हो सकती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव होता है तो उसकी सेंटर की तरफ एक फोर्स अट्रैक्ट करती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, या आगे वाले चैप्टर में आपको ये मैं पढ़ाऊंगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके अपोजिट में भी एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी फोर्स के रिलेटेड जो एक्सेलरेशन जनरेट होती है ना उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पर ये वही कॉन्सेप्ट हो रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ओके, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट्स एक्सेलरेशन इज। देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की एक्शन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करता है तो उसमें एक्सेलरेशन होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जिसकी वैल्यू भी हम पढ़ते हैं ऑन द अर्थ अप्रोक्सीमेटली, जो अर्थ के सरफेस पर इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम यूज करते हैं, और ज्यादातर हम प्रॉब्लम्स में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज करते हैं। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी याद कर लें, सीजीएस में भी याद कर लें, वैसे ये एसआई में ही हम यूज करते हैं। तो अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फ्री फॉल करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेगा मतलब अपवर्ड मूव करेगा तो फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, मतलब ये फिर -g हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा तो -g, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा यानी ग्रेविटी के डायरेक्शन के साथ मूव करेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। तो यहां पर वही ऑप्शन है, अ फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी द एक्सेलरेशन इज जीरो वेरिएबल यूनिफॉर्म। ठीक है, तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर यूनिफॉर्म, मतलब वो फिर कौन सी स्पीड के साथ मूव करेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ डाउनवर्ड मूव करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो उसका ग्राफ यूं स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका ग्राफ यूं बनता है। अगर ये ग्राफ यू कर्व बनता है तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ ग्राफ बनता है तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेट पाथ में, जब भी स्ट्रेट पाथ बनेगा तो इट मींस उसमें वेलोसिटी कौन सी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ओके, और कर्व्ड पैराबोलिक तब ही बनेंगे जब वेरिएबल वेलोसिटी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैंने आपको अभी बताया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम स्पीड कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसे समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, इट्स एक्सेलरेशन इज। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं अभी बताइए चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, -g होती है, तो यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। ओके, पॉजिटिव नहीं होगी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात हो रही है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात हो रही है तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को ना, तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पैटर्न से मेरान में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। मैंने अभी बताया डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बाकी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, मतलब उसका मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होगा उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और इसी चैप्टर में हम रेक्टिलिनियर चीजों को ही डिस्कस कर रहे हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सारी चीजें रेक्टिलिनियर है ना, लिनियर मोशन। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है अ बॉडी हैज अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा समझिएगा, अगर अ बॉडी हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस, बट उसका डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन उसका डिस्टेंस जीरो नहीं है, तो फिर क्या होगा, मूविंग, वो ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। क्या वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, पैराबोलिक पाथ में, क्या वो पैराबोलिक पाथ में मूव कर रही है या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब थोड़ा समझिएगा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम बन जाती है ना, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है ना, वहां पर ds मींस डिस्प्लेसमेंट जीरो। बाकी जो ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस कवर करके आ चुकी है तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस इज नॉट जीरो, डिस्टेंस जीरो, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो और डिस्टेंस इज नॉट जीरो, तो वो सर्कुलर पाथ होता है। वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ, और इसी ही वजह से ही तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जनरेट होती है। ठीक है, यही तो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाती है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता, और डिस्टेंस जीरो ना होने की वजह से वेलोसिटी वहां पर एक्सेलरेशन जनरेट होती है, एक्सेलरेशन जनरेट होने की वजह से वेलोसिटी, और वेलोसिटी के जनरेट होने की वजह से अगेन एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन होता है, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, उसके अलावा आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर ये प्योरली ऐसे समझ लें कि इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ना,
उनको आप नोट कर लें और उनके ऊपर बेस्ड ही ये एमसीक्यूज हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखें इन ऑब्जेक्ट, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करना है। इन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी टावर से हम ड्रॉप कर रहे हैं एंड टेक्स 4 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड, और वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर पहुंचने पर कितना टाइम लग रहा है 4 सेकंड्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब बताओ यानी टावर की हाइट कितनी होगी अगर ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो देखें अब थोड़ा समझे कि इन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से ड्रॉप होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो मतलब इसकी vi 0 होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। उसके अलावा व्हाट इज द हाइट, अब इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है ना कि अगर वो 4 सेकंड में ग्राउंड को हिट करता है तो उस टावर की हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा जब भी हाइट पूछा जाए या डिस्टेंस पूछा जाए आपसे, तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, s = vi t + 1/2, यहाँ पर होता है at², लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी के मूव कर रहा है या ग्रेविटी के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हम g लिखते हैं, वहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काउंट होती है। ठीक है, तो देखें अगर vi 0 है और टाइम आपको गिवन है, टाइम आपको 4 सेकंड्स गिवन है। ओके, g की वैल्यू हमें पता है, g की वैल्यू है 9.8 मीटर/सेकंड²। इस वैल्यू को इसमें पुट करें इस फॉर्मूले में, देखें vi 0 तो इट मींस ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये तो 0 हो गई, ये होगा 1/2, g की वैल्यू होगी 9.8 और t टाइम 4 सेकंड है तो 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9.8 × 16 / 2, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 78.4 मीटर। तो उस टावर की हाइट कितनी होगी 78.4 मीटर। ठीक है, तो मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेगा, मतलब किसी हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हाइट आपसे पूछी जाए तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ये होता कि अगर ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप नहीं अपवर्ड फेंक रहे हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पर क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा ना तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है, अगर अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगा तो वहां पर -g होगा, g नहीं होगा, तो इट मींस फिर यहाँ पर क्या होगा vi t - 1/2 gt²। फिर यहाँ पर माइनस साइन आ जाती है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा, अगर डाउनवर्ड मूव करेगा तो अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव, अगर अपवर्ड मूव करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, दैट्स व्हाई नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब वही क्वेश्चन आ गया ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा विद इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर/सेकंड, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी vi, इनिशियल वेलोसिटी मींस ये vi है। ओके, vi आपको 29.4 मीटर/सेकंड गिवन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो ऑब्जेक्ट वो अपनी मैक्सिमम हाइट को कब पहुंचेगा। अब देखिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियली ऐसे समझिए, जब अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली मूव कराते हैं तो इनिशियली उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है, जैसे यहाँ पर इनिशियली स्पीड 29.4 है, लेकिन अगर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, अगर वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर डाउनवर्ड मूव होता है। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पर vi आपको 29.4 गिवन है, 29.4, बट vf किसके बराबर है 0 के, vf मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब देखिए अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है और vi आपको पता है तो यहाँ पर ये इक्वेशन यूज करें, क्या है vf = vi - gt। अब माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, अगर ये डाउनवर्ड होता तो प्लस gt, डाउनवर्ड होगा तो अलॉन्ग डायरेक्शन, अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन है ग्रेविटी के, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया माइनस साइन। अब vf किसके बराबर है 0 के, तो इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ। देखें ये हो गया 0 = vi की वैल्यू 29.4 माइनस g की वैल्यू 9.8 इंटू टी हमें पता नहीं है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इट मींस वो आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखें अब अगर इसको थोड़ा हम सोल्व करें तो देखें इसको हम जब सोल्व करेंगे थोड़ा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव 29.4 है, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -29.4 इक्वल्स टू ये होगा -9.8 टी, है ना, ऐसे ही होगा -9.8 टी। मैंने इसको जस्ट इस साइड शिफ्ट कर दिया इक्वल साइन के। अब देखें यहाँ पर मुझे टाइम चाहिए तो इस -9.8 को इसे डिवाइड करवा दें, तो इस तरह -9.8 से जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, टी मिल जाएगा ना, तो जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो माइनस साइन कैंसिल होगा और 29.4 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा 3 सेकंड्स। कितना टाइम मिलेगा 3 सेकंड्स, मतलब वो ऑब्जेक्ट फिर 3 सेकंड्स तक वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, अ स्टोन इज थ्रोन डाउनवर्ड। अगर स्टोन को हम डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम ब्रिज विद vi यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर/सेकंड है, व्हाट विल इट्स वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी है ना, व्हाट विल इट्स वेलोसिटी मींस व्हाट विल इट्स फाइनल वेलोसिटी बी आफ्टर इट हैज फॉलन 10 मीटर। अब थोड़ा समझिए क्वेश्चन को, देखें अगर स्टोन को हम थ्रो कर रहे हैं डाउनवर्ड, ठीक है,
अगर वो 10 मीटर हाइट यानी 10 मीटर वो डाउनवर्ड आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। देखें, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड मूव करके फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज होती जाती है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड गिवन है ना, तो ऑब्जेक्ट 10 मीटर डाउनवर्ड आया है तो आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और टॉप पॉइंट पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी का हमने फॉर्मुला पढ़ा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर होता है 2as होता है ना, यहाँ पर 2as होता है, लेकिन क्योंकि हम ग्रेविटी की बात हो रही है दैट्स व्हाई 2gh, h मैंने क्यों लिखा, हाइट, हम हाइट को डिस्कस कर रहे हैं ना, डिस्टेंस, और यहाँ पर हाइट डिस्टेंस को ही शो कर रहा है। ओके, अब देखें थोड़ा इसको सोल्व करें, हमें ये वी एफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखें वी आई की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू है 9.8, और यहाँ पर एच कितनी है, वो 10 मीटर आया ना, तो 10। ठीक, अब जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके 25 को आप ऐड करवा देंगे तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 221, क्या मिलेगा 221 मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें इसको यहाँ पर वी एफ स्क्वायर है ना, ये वी एफ स्क्वायर किसके बराबर है, वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 221, तो स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करके इसको रूट कर दूं मैं। जब ये रूट करेंगे तो 221 का जब आप रूट निकालेंगे तो वो होगा 14.86, क्या होगा 14.86, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है 14.8, 21, 22.1 या 14, 19.6, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 14.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 14.8 होगी। उसी तरीके से देखें, एन एस्ट्रोनॉट ड्रॉप्स अ हैमर फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन द मून। अगर एस्ट्रोनॉट मून पर 5 मीटर हाइट पे किसी हैमर को या किसी चीज को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, और हमें पता है कि ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ऑन द मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद होनी चाहिए, मून पर कितनी है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थ के सरफेस पर कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उन्होंने हम क्या करते हैं प्रॉब्लम्स में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखें हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द सरफेस। अब बताओ वो ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर मून से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो मून के सरफेस पर हिट करने पर कितना टाइम लेगा। देखें अब यहाँ पर थोड़ा देखें कि हमें हाइट गिवन है ना, ये h की वैल्यू 5 मीटर हमें गिवन है, और g की वैल्यू हमें गिवन है मून पर 1.62 है। हाउ लॉन्ग मीन्स आपसे टाइम पूछा जा रहा है, विल इट हिट द सरफेस, सरफेस को हिट करेगा। अब देखें अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ऊपर से ड्रॉप होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम पकड़ के ही तो ड्रॉप करेंगे ना किसी चीज को, तो मतलब उसकी वी आई जीरो है ना, यहाँ पर वी आई जीरो है। अगर वी आई जीरो है तो ये पूरी चीज जीरो बन गई है ना, तो यहाँ पर फिर क्या होगा 1/2, जी की वैल्यू देखें, जी की वैल्यू 1.62 है, और टाइम टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर आपको क्या करना है फाइंड करना है ना, टी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर एस की वैल्यू, एस मीन्स हाइट, यहाँ पर एच एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर बेसिकली आप एच लिख लें ना, और यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 5। अब देखें जब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखें यहाँ पर ये क्या है कि 5 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर g की वैल्यू है 1.62, और यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 1.62, यहाँ पर होगा टी स्क्वायर। अब देखें 10 को 10 डिवाइडेड बाय 1.62 करें इक्वल्स टू टी स्क्वायर। जब आप 10 को इससे डिवाइड करेंगे 1.62 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, उस आंसर का आप क्या करें स्क्वायर रूट निकालें, क्योंकि हमें टी चाहिए ना, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो 10 डिवाइड बाय 1.62 करें आंसर मिलेगा, उस आंसर का स्क्वायर रूट निकालें तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 2.84, 0.50 या 3.12, तो इन तीनों में से कोई ना कोई आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा ना, कैसे 10 डिवाइड बाय 1.62 करेंगे आंसर मिलेगा, उस आंसर का स्क्वायर रूट निकालें तो आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन देखें, इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं ना, मेरान में क्विज में भी आते हैं और एनईडी में भी इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड ऑन द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 से, अगर इनिशियल वेलोसिटी 19.6 से, तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर जाने से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी थोड़ी कम हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 19.6 से कम आंसर आएगा ना, तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। देखें अब थोड़ा वी एफ हमें मालूम करना है, ठीक है, वी आई आपको गिवन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 19.6, माइनस जी क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये अपवर्ड मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर माइनस जी, जी की वैल्यू 9.8, और यहाँ पर टाइम आपको कितना गिवन है 2 सेकंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई आप कीजिएगा है ना,
ये क्या होगा VF इक्वल्स टू ये होगा 19.6 माइनस, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखें ये होगा 2 8 16, 1 2 9 18, 1 19, तो ये होगा 19.6, तो 19.6 विच मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है लेकिन आपसे हाइट पूछी जा रही है तो कौन सा फॉर्मुला यूज होगा, ऊपर जा रहा है जी नेगेटिव होगी, डाउनवर्ड आ रहा है जी पॉजिटिव होगी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी की वैल्यू मून पर कितनी है, अर्थ पर कितनी है, और इन दोनों की वैल्यूज को आप सेंटीमीटर में भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए, इसकी डायमेंशन, ये आगे हम डायनेमिक्स, आगे वाला चैप्टर हमारा डायनेमिक्स ही है, और डायनेमिक्स में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी डायमेंशंस, उसकी कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ चुका है। अब थर्ड हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम डायनेमिक्स चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद हम रोटेशनल मोशन को कवर करेंगे, जिसमें हम पैराबोलिक पाथ या प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कुछ ही लेक्चर्स होंगे, हम फर्स्ट ईयर को कवर करेंगे, उसके बाद क्लास इंटर पर ही हम मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।